Hello students, so we are on the next part of this capacitor and this is part number 11, yes I think 11। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करनी शुरू की थी और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट क्या होता है उसके बारे में बात की थी। तो मैं एक बेसिक चीज़ लिख देता हूँ कि जब आप सीरीज़ में दो कैपेसिटर को लगाते हैं, बस इतनी बात लिख देता हूँ, जिसकी कैपेसिटी C1 C2 होती है, उनमें जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं और उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने जो इसका सी इक्विवेलेंट निकाला था वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 निकाला था, यानी कि जो सीरीज़ में होता है वो पैरेलल की तरह होता है, जो पैरेलल में होता है वो सीरीज़ की तरह होता है ना। तो थोड़ा सा ये सारी बातें आपको बेसिक्स थोड़े बहुत पता होंगे आई थिंक, और उसके ही उस बेसिक्स को ही लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने एक दो क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में आपको दिए थे होमवर्क के लिए और मैंने वो यहाँ लिख दी हैं ताकि हम उसको डिस्कस कर लें, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक बातों को लेके आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इसके बाद जस्ट हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग करेंगे और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स करेंगे, तो वहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन विल स्टार्ट विद द यूनिट मैग्नेटिज्म, ठीक है। और जिस तरह से हम इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं उसके बाद हम लोग शॉर्टली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको और कराने की सोच रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो पुराने टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोग ऑलरेडी यहाँ 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके, ग्रेविटेशन को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ लिंक करके पढ़ रखा है। चौथा चैप्टर है ये, लगभग कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा अब। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले चैप्टर्स को रिवाइज़ करने के लिए भी एक सीरीज़ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे और जो उन कॉन्सेप्ट से होंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कोई चीज़ें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। और फिलहाल तो हम लोग क्या है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो मोटिव होगा वो ये होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लें और फिर इसके बाद अगर हो पाया आज तो हम लोग चार्जिंग को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बट विल लेटर ऑन डिस्कस अबाउट दैट थिंग। और चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ एनी सर्किट। तो इस तरह से देखते हैं। उससे पहले मैंने कुछ एक नोट लिख रखा है, शॉर्ट सर्किट ऑफ कैपेसिटर। ऑलरेडी आपको अगर याद होगा तो मैंने एक वीडियो जो बनाया था जिसमें हम लोगों ने ये कैपेसिटर और रजिस्टर और बाकी सब चीज़ों का प्रैक्टिकल यूज़ देखा था। तो आपको याद होगा कि हम लोग अगर एक चार्ज कैपेसिटर को ऐसा शॉर्ट कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक पॉजिटिव होता है बड़े पैर वाला और एक निगेटिव होता है। तो जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमने क्या कर दिया, इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया। जैसे ही अभी हमने कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है तो यहाँ कैपेसिटर को शॉर्ट करते ही ये होता है कि यहाँ पॉजिटिव प्लेट पे जो बैठे हुए पॉजिटिव चार्जेस हैं वो निकल के यहाँ भागते हैं और यहाँ से जाके निगेटिव प्लेट के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के पॉजिटिव खत्म हो जाते हैं, निगेटिव के साथ मिलके वो भी न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे अब चार्जेस जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चार्जेस जीरो हो जाते हैं और इसके बाद इसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है। तो शॉर्ट करने का मतलब बेसिकली वही है कि दोनों ही जो पोर्ट्स हैं उसके पोटेंशियल को इक्वल कर देना, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके थे, वहाँ पे प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया था ये कैसे होता है। ऑलरेडी हम लोग कैपेसिटर के बारे में सारी बातें जो है वो कर चुके हैं। तो शॉर्ट सर्किट ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम जीरो, देन द कैपेसिटर इज सेड टू बी शॉर्ट सर्किटेड। यू ऑल नो दिस थिंग, वो नोट लिख रखा है, आप लोग उसको ध्यान रखें, उसको थोड़ा सा जो है फोकस में रखें। अब ये क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था। मैंने आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपने किया होगा, बट अब लेट्स सी, नहीं भी किया होगा तो आई डू इट, है ना। तो 8 4 8 4, आपको पता है 2:1 2:1, इट इज़ नथिंग बट व्हीटस्टोन नेटवर्क। सो इफ़ इट इज़ अ व्हीटस्टोन नेटवर्क देन आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास पॉइंट बी है, आपको पोटेंशियल ऑफ बी भी निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट बी है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 8 है, ये वाला भी 8 है, ये वाला भी 4 है, ये वाला भी 4 है। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो सी इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहें इसका, तो सी इक्विवेलेंट विल बी 8 और 8 सीरीज़ में है, तो सीरीज़ पैरेलल की तरह बिहेव करता है, तो 8 और 8 का हो जाएगा हाफ, यानी हो जाएगा 4, और 4 और यहाँ 4 और 4 का भी सीरीज़ है, यानी वो हो जाएगा पैरेलल की तरह, यानी हो जाएगा 2। तो ये ऊपर वाला जो बन जाएगा ये पूरा की पूरा बन जाएगा 4, और ये ऊपर नीचे वाला जो है ये बन जाएगा 2, और 4 और 2 जो हैं वो पैरेलल में है तो वो सीरीज़ की तरह ऐड होंगे, यानी सी इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 6 माइक्रोफैरेड के बराबरी का।
4 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। सो Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। सो C इक्वलेंट इज 6, तो चार्जेस जो हैं आपके पास 6 × 10 यानी कि 60 माइक्रो कूलम चार्जेस आपके पास आ जाएंगे। अब 60 माइक्रो कूलम्स जो चार्जेस हैं वो यहाँ जाने के बाद होंगे डिवाइड इस तरह से। तो एक ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा, एक नीचे वाली ब्रांच, और ऊपर वाली ब्रांच के पास टोटल 4 माइक्रो फैरेड की कैपेसिटी है और नीचे वाले के पास 2 माइक्रो फैरेड की कैपेसिटी है। तो चार्जेस का डिवीजन कैसे होगा? तो Q इक्वल्स टू होता है C × V। V तो दोनों के पास सेम है, तो जितनी ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी उतने ज़्यादा चार्ज, यानी यहाँ 4 की कैपेसिटी तो यहाँ ज़्यादा चार्ज होंगे, यहाँ 2 कैपेसिटी है तो यहाँ कम चार्ज होंगे। तो जो चार्ज का रेशियो है वो 2:1 में डिवाइड होगा, यानी इसके 3 इक्वल भाग करने पड़ेंगे। इसके 3 इक्वल भाग यानी 20 माइक्रोकूलम का 1 भाग, तो ऊपर से जाएगा 2 भाग, यानी कि आप यहाँ का अगर चार्ज Q2 मान लेते हैं और यहाँ का चार्ज Q1 मान लेते हैं, तो जो Q2 है दैट Q2 will be 2 times of 20, that is 40 माइक्रोकूलम, एंड Q1 will be of 20 माइक्रोकूलम। हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बातें नहीं समझती होगी, तो मैं उनके लिए भी करके बता देता हूँ, कोई बड़ी बात है ही नहीं। Q2 इज इक्वल टू CV लगा दो, तो C आ गया 4 और इंटू V आ गया 10, तो V तो ये 10 इस दोनों के अक्रॉस रहेगा, यानी इस इक्विवेलेंट के अक्रॉस 10 वोल्ट मिल जाएगा हमें। तो Q2 आ गया आपके पास 40 वोल्ट, और जो Q1 है वो भी CV है, C इसका 2 है और इंटू 10, तो 2 × 10 यानी कितना आ गया 20 माइक्रोकूलम। दिस इज माइक्रोकूलम, दिस इज ऑल्सो माइक्रोकूलम। ओके, अगर ये रेशो लेना नहीं जानते तो ऐसे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, बहुत सारे तरीके हैं, पर कम से कम एक हाथ तरीका कोई अच्छे से सीख लो, बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से सीखोगे उतना मज़ा आएगा, उतना इन्जॉय करोगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, 12th इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली स्टूडेंट एन्जॉयज़ 12th स्टैंडर्ड सिलेबस इन फिज़िक्स मोर देन 11th सिलेबस, और है भी वो वैसा, इट इज़ मच मोर टेक्निकल साइड का है ये, तो बड़ा मज़ा आता है इसमें। खैर, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमें B पे पोटेंशियल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार क्या करते हैं, पहले सर्किट को फिर से रीडिफाइन करते हैं, एक बार सर्किट को फिर से बनाते हैं। तो सर्किट को अगर आप बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको सर्किट दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 0। ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये प्लस है, तो यहाँ 10 वोल्ट मिल जाएगा, ये 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ 10 वोल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 वोल्ट अगेन। ठीक है, अब इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा। जो पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा वो पोटेंशियल का ड्रॉप आप देख लें, और उस पोटेंशियल के ड्रॉप के बाद बचा हुआ पोटेंशियल ही पॉइंट B पे आएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल है। तो V इक्वल टू इसके अक्रॉस है Q/C, Q इक्वल टू CV, तो उससे निकल जाएगा V इक्वल टू Q/C। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो IR लगाना है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो Q/C लगाना है। तो आपको V अक्रॉस 8 माइक्रोफैरेड, ये वाला 8 माइक्रोफैरेड जो है वो मिल जाएगा Q/C। तो Q आपको जो ऊपर जा रहा है दैट इज 40 Q2/C, C यानी 8, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा 5 वोल्ट्स का। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं 8 और 8 दोनों इक्वल कैपेसिटी के हैं, 10 वोल्ट की बैटरी है तो वैसे भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो आपको दिख भी रहा है यहाँ से 5 वोल्ट का जो ड्रॉप है वो इसके अक्रॉस आ जाएगा, दिस इज 5 वोल्ट। 10 में से यहाँ 5 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, तो जो VB बचा वो बचेगा 10 - 5 यानी कि 5 वोल्ट। फिर जो VB है वो अगेन इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप दे देगा, तो यहाँ मिल जाएगा 0, जो आप देख रहे हैं। तो ये बात हो गई टैली, आपको 0 वोल्ट मिल गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आप ले लो, जैसे कि यहाँ पे D पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपके पास दिखता है 4 माइक्रोफैरेड का, और यहाँ पे भी 4 माइक्रोफैरेड का दिखता है। इसका मतलब ये 10 वोल्ट है, इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, यानी VD जो होगा वो 5 वोल्ट होगा। देखो VB और VD 5 वोल्ट होने के कारण ही यहाँ बीच में इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज जा नहीं रहा, और वहाँ से फिर ये जो 5 वोल्ट है ये इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा, और फाइनली इस पॉइंट पे आपको 0 मिलेगा, तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी लेके कुछ भी चीज़ आप चाहो आप उसे डिफाइन कर सकते हो, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। दे आर वेरी सिंपल। आई होप ये आपने लिख लिया होगा नोट, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब यहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस बना लेंगे फटाफट। पहले तो मैं वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, फिर मैं उसके बाद आगे जाऊँगा। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। देखने के लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट निकालने में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। अगेन दिस इज वन मोर क्वेश्चन फॉर अस, ओके। तो फाइंड Q, Q1, Q2, VAB, VBC एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब चार्ज हो चुके कैपेसिटर पूरे। तो बस आप पहले तो क्या करें, यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालें। 2 और 4 6 हो जाएगा। 6 और 3 सीरीज में लगे हुए हैं, तो 6 और 3 का नंबर हमेशा 2 आता है। यानी आप चाहोगे तो जो C इक्विवेलेंट है इस सर्किट में, यू कैन राइट डाउन 2 माइक्रोफैरेड। देखो कितने लोग ये अग्री करते हैं, फटाफट आ जाएगा यार, बहुत सिंपल है। यू नो वेरी वेल दे आर इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब डायरेक्ट एडिशन, 4 और 2 6, एंड देन 6 and 3 आर इन सीरीज। इसका मतलब वो पैरेलल वाला केस, 6 और 3 का पैरेलल में आता है 2, तो हमें 2 माइक्रोफैरेड C इक्विवेलेंट मिल गया। आपके पास क्या बैटरी जो है वो 30 वोल्ट की दी हुई है, तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V लगा देना, तो 2 इंटू 30 कर देना, यानी 60 माइक्रोकुलम। ये लो चार्ज आ गया आपके पास 60 माइक्रोकुलम। इसके बाद आपको पूछा गया है, ये तो Q आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज Q1 एंड व्हाट इज Q2, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। एक तरह से ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड है। और हम इसको सर्किट को कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 30 वोल्ट है, ये Q और 3 और 6। यहाँ इसके अंदर Q1 Q2 है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास Q ही आ रहा है। अगर आप चाहो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना V, तो Q/C हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हो V अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड। मैं यहाँ लिख देता हूँ V अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू Q/C। सो इट इज Q/C। Q कितना है भाई, 60 है। 60/C यानी 3 है, यानी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। जो V 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस जा रहा है वो है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का ड्रॉप आपको मिल रहा है, 20 वोल्ट का ड्रॉप आपको मिल रहा है 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस। यानी आप लेके कितना चले थे, देखो यहाँ 30 था, यहाँ भी 30 था, यहाँ 20 का ड्रॉप हो गया। तो 20 का ड्रॉप होते ये वाले पॉइंट पे बचेगा कितना, 10। फिर यहाँ पे आ जाना है 0, बिकॉज ये 0 है, तो 10 का ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाना है, 10 वोल्ट का। बस सिंपल बात है। तो यानी इन दोनों के अक्रॉस जो है, यहाँ हमें मिल रहा है 10 वोल्ट का ड्रॉप और यहाँ मिल रहा है हमें 20 वोल्ट का ड्रॉप, ठीक है ना। सो एज सिंपल एज दैट। तो अब आपको और क्या पूछा है, VAB यानी इसके अक्रॉस ड्रॉप, तो 20 वोल्ट। VBC आपसे पूछा गया 10 वोल्ट, खत्म बात। Q1 Q2 निकालना है, तो Q1 यानी इसके अक्रॉस भी ड्रॉप 10 वोल्ट है, तो Q1 Q इक्वल टू CV लगा दो। सो Q1 विल बी CV। C यानी कितनी कैपेसिटी है इसकी, 2 इंटू 10 यानी 20 माइक्रोकुलम आ गया। और Q2 इज इक्वल टू CV। C यानी कितना इसका, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 यानी कि 40 माइक्रोकुलम। आप देख सकते हो इसका सम 60 आ जाएगा, जो हमारा टोटल चार्ज था, ठीक है। सो इन दिस वे आप देखें कि बड़ा सिंपल हिसाब है। आप चाहें तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। देखो हैं सिंपल, बट बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जब तक अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। आप ये पूरी तरह से कोशिश करें कि आपको ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर से एक एक चीज़ समझ में आए। अगर आप इस तरीके से ऐसे एकदम दिमाग में लेके बैठेंगे कि नहीं मुझे सीखना ही है, तब आप देखेंगे कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। बट अगर आप ऐसा इसको लेके नहीं बैठेंगे दिमाग में, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसको लेके बैठे मुझे सीखना ही है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द बेसिक थिंग्स। तो जैसे आप इसको ले लेंगे दिमाग में ना एकदम, तो बहुत मज़ा आएगा। थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलो खैर, दीज आर द 2 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड फॉर यू। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी फॉर द सर्किट। ये मैंने दिया हुए हैं कुछ सर्किट, 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको। इनके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। मैं तब तक के इसको मिटाता हूँ और कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। कुछ नए क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, ठीक है। तब तक के आप लोगों के पास काम है, मैं कुछ नए क्वेश्चंस और लिखता हूँ, फिर मैं इनको डिस्कस भी करता हूँ साइमल्टेनियसली, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये जो है क्वेश्चंस विजिबल तो होंगे सारे, और कैपेसिटीज़ भी लगभग मैंने सारी लिखी हुई हैं, ठीक है ना। कुछ वहाँ पे मिस तो नहीं दिख रहा मुझे किया हुआ। हाँ, तो फटाफट इसको सॉल्व करें एकदम फास्ट। कोशिश करें कि आप जो है बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, थोड़ा सा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी को याद करो, क्योंकि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ध्यान होगा कि जैसे रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाले थे सर्किट में,
वैसे ही सेम मुद्दा है यहाँ भी, यहाँ कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाला जा रहा है, बट इट इज़ एग्जैक्टली सेम, है ना। तो आप जैसे रजिस्टर्स के लिए निकाले थे ना, वैसा ही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसको तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आई राइट सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। तो चलो, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। तो फटाफट सॉल्व करें फॉर द गिवन सर्किट। फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज V1 in terms of C1, C2, C3 and V. Second, find reading of voltmeter V1 when, इसका एक पार्ट है, C3 is tending to infinity. It means capacitor is placed. It means capacitor is replaced by conducting wire. ठीक है, it means capacitor is replaced by conducting wire. And इसका B पार्ट है, C3 is tending to 0. It means capacitor is replaced by broken wire. ठीक है, इसका सर्किट बना देता हूँ मैं यहाँ। फटाफट सॉल्व करें उसे। एक क्वेश्चन को और लिख देते हैं यहाँ। Initially the circuit is in steady state. मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ steady state. Find the charge flowing through the battery when switch S is closed and steady state reached again. तो यहाँ एक और सर्किट मैं बना दूँ, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So again, this last question is very good question, ठीक है। So यहाँ पे अब हम लोग पहले तो इसके आंसर्स देख लेते हैं इन क्वेश्चंस के, ठीक है, फिर हम लोग इन दो क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ फॉर द सर्किट अक्रॉस ए बी,
तो ये आपको सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन देखने मिला था, अगर आपको याद होगा तो। और इसका सिर्फ रीड्रॉ करना है आपको सर्किट। तो ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ए है, तो ये भी ए है, ये यहाँ से शॉर्ट हो रहा है तो ये भी ए है, ये बी है, ये वाला बी है, ये वाला भी बी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ही हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट आपने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो यही का रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल है जो यहाँ का रहेगा। यानी आपके पास दो ही पॉइंट्स हैं ए और बी। मैं यहाँ बना देता हूँ, लेट इट बी ए एंड बी। तो ये वाला कैपेसिटर भी ए बी के बीच में है, तो आप एक कैपेसिटर यहाँ बना दें ए और बी के बीच में। फिर ये वाला कैपेसिटर भी जो है ए और बी के बीच में है, देख लो, तो यहाँ पे एक और ए और बी के बीच में बना दो। फिर ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में ही है, तो आप एक और बना दो। यानी आपको दिखता है कि तीनों कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में हैं। तो आप बड़ी आसानी से इनका सी इक्विवेलेंट जो है, आई होप बहुत सारे लोग निकाल पाए होंगे, 3C लिख देंगे। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं। अब ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वी कैन ड्रॉ दिस अगेन, है ना। तो इसको हम लोग देखें अगर, तो यहाँ आप समझ सकते हैं, देखो ये वाला पॉइंट का भी पोटेंशियल बी है, तो ये शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे भी बी है। यहाँ पे बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ का तो ए है, पर ये कैपेसिटर होने के कारण कुछ ड्रॉप आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल रहेगा। मैं इसको डी बोल देता हूँ, सी लिखूंगा तो सी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो दिस इज सम पॉइंट डी, ओके। सो अब हम इसको रीड्रॉ कर देते हैं, जैसे हमने इसको रीड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले मिटा दूँ, ठीक है ना। इसको हमें जो है रीड्रॉ कर लेंगे अगर हम, तो देखो यही चीज़ है, लेट इट बी ए बी, और डी की ज़रूरत पड़ेगी तो डी बाद में बनाते हैं, देखते हैं डी को कैसे बनाना है। अब जो है देखो ए और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, तो ए और बी के बीच में पहले एक कैपेसिटर बना दो। ये हो गया एक कैपेसिटर, ये वाला हो गया, ठीक है। अब आपके पास दिख रहा है कि ए और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, ए और डी। तो अब ए और डी और एक बी यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये वाला भी बी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये बी और डी के बीच में ये कैपेसिटर है, और बी और डी के बीच में भी एक और कैपेसिटर है, और डी और ए के बीच में एक और है। यानी बी और डी के बीच में दो कैपेसिटर हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डी पॉइंट कहीं लोकेट कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो अब बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, यानी ये वाला, तो हम बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर बना देते हैं। देखो ऐसा ये बन गया, बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, बड़ी सिंपल बात है। फिर से हमें दिख रहा है बी और डी के बीच में एक और कैपेसिटर, हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस एक और पैरेलल में जोड़ देंगे इस तरीके से, ये लो, तो ये वाला भी हो गया। अब हमें दिख रहा है ए और डी के बीच में ये वाला कैपेसिटर, ए और डी, तो आपने ए और डी के बीच में लो ऐसे एक और कैपेसिटर जोड़ दिया। पर आपको जो कैपेसिटी निकालनी है वो ए और बी के अक्रॉस निकालनी है, ठीक है ना। तो ये सर्किट को अब आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला पूरा ब्रांच सीरीज में दिख रहा है, पर उसमें इससे पहले ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। फिर ये पूरा सीरीज में और ये पूरा इसके साथ पैरेलल में। तो आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट पहले लिख देंगे, तो ये पैरेलल में 2C बन जाएगा। ये तो एक C है, ये भी एक C है। अब 2C और C सीरीज में है, तो इन पूरे का इक्विवेलेंट जो है वो कितना बन जाएगा, इसका अगर हम निकालें तो 2C × C अपॉन 3C। तो एक C काट लोगे तो ये आ जाएगा 2C/3, इसका मिला। और ये इसके साथ पैरेलल में है, तो CAB जो है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा इसके साथ, यानी कितना हो जाएगा 2C/3 + C, यानी कि हो जाएगा 5C/3। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, 5C/3। तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा करो इसको। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। आई होप आपके आंसर मैच हो रहे होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर इसे पॉज करो, थोड़ा पीछे जाके फिर से देखो मैंने क्या किया है, क्यों किया है, और क्वेश्चंस अपने आप से पूछो ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आप नहीं उसके आंसर फाइंड आउट कर पाते तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, वही प्रोसेस यहाँ भी है, ये ए है, ये वाला भी ए रहेगा, शॉर्ट हो रहा है डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ये कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है। एक्चुअली ये सर्किट में है ही नहीं, क्योंकि इनको डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया गया ना। ये शॉर्ट करके क्या होगा, यहीं की यहीं सारा कुछ मामला ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये वाला भी पॉइंट बी है, तो यहाँ से जाके ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अच्छा, किसी को अगर चाहिए कि सर इसको भी ड्रॉ तो करके बताओ आप कैसे होगा, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात ही नहीं है। ये सर्किट में नहीं है ऐसा बोल दिया तो है मैंने, बट मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ कैसे नहीं है। तो हम इसको कोई देखो, इसको हम ए ले सकते हैं,
पर हम इसको ए नहीं ले सकते क्योंकि बीच में कैपेसिटर है, तो हमें इसके लिए कोई तो भी दूसरा नाम रखना होगा डी। पर एक बात भी तय है कि हम इसका भी नाम डी ही रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट किया हुआ है, तो ये वाले पॉइंट पे अगर डी पोटेंशियल है तो यहाँ भी डी रहेगा, ठीक है। ए से डी जुड़ा हुआ है और बी से भी डी जुड़ा है, पर एक कैपेसिटर दोनों के बीच में है, तो हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डी को तो अभी रहने देते हैं, डी पे हम यहाँ ड्रॉ करते समय बाद में डी को बना लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट कैपेसिटर ये है हमारे पास ए बी के बीच में, तो इसको पहले ड्रॉ कर देते हैं। चलो 1 बाय 1 जो हमारे पास सामने पड़ा है उसको तो बना लें पहले। तो ये बी और ए के बीच में अगेन एक कैपेसिटर है, फिर से हम इसको एक और को लगा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हमें दिख रहा है ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को ले लेंगे डी और ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर हम लोग लगा देंगे। दिस इज द कैपेसिटर बिटवीन ए एंड डी, इस तरह से हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब ये जो डी से डी तक, यानी डी से डी तक, सर ये कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और वापस घूम के आ गया डी पे, तो ये डी पॉइंट पे आ गया, तो ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा क्योंकि डी से घूम के डी पे ही आ रहा है वो। अब डी और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है सर, ठीक है, ये लो लगा देते हैं। अब हमारा मोटिव है इनके अक्रॉस हमें कैपेसिटी निकालनी है, बट आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, शायद कैमरे में ऊपर का पार्ट विजिबल नहीं होगा, शायद, आई थिंक आज हमारे पास कोई है नहीं देखने के लिए, तो आई नीड टू सी इट वेदर इट इज़ विजिबल और नॉट। आई थिंक यस इट इज़ विजिबल, है ना, जस्ट ऊपर का एक सी नहीं दिख रहा है, जस्ट, ठीक है ना, तो दिस इज विजिबल, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज विजिबल। सो आप देख पा रहे कि ये वाला पार्ट तो सर्किट में है ही नहीं, कहीं कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चार्जेस आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे, ये तो शॉर्ट हो चुका है, तो यहाँ चार्जेस तो जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये पूरा सीरीज में हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाला हो गया c/2। सो इसका ही आप क्या बना सकते हैं, एक ऊपर वाली ब्रांच पे आप बना सकते हैं c/2, और ये वाली ब्रांच जो है ये पैरेलल में है, यानी ये वाला हो जाएगा 2c, ठीक है, ये वाला एक मैं 2c से रिप्लेस कर देता हूँ, ये a हो गया, ये वाला b हो गया मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों आपके पास पैरेलल में, देखो ये ऊपर वाली ब्रांच जो है ये सीरीज में हो गई, सीरीज में हो गई यानी आधा हो गया, और ये पैरेलल में हो गई यानी डबल हो गया। तो c इक्वलेंट अक्रॉस ए बी जो है आपके पास, अब इनका सम हो जाएगा, यानी 2c + c/2, यानी 2 और आधा यानी 2.5, यानी 5c/2, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटी। सो इन दिस वे दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको कुछ पता चल रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन मिटा देता हूँ और लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर हम आगे के 2 क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। दे आर अगेन वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस दिस वन अगेन। तो अब इस ए बी के अक्रॉस आपको निकालने कहा जा रहा है, तो एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि इफ़ दिस इज सम पॉइंट सी, यानी ए से तो ए नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर है, तो दिस इज सम पॉइंट सी, तो ये सी और फिर ये वाला भी सी ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वायर को शॉर्ट कर दिया गया। एंड इफ दिस इज सम पॉइंट डी, देन दिस हैज़ टू बी सम पॉइंट डी ऑल्सो, डी अगेन, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट किया ना, जहां भी डायरेक्ट वायर जोड़ दिया जाए ना, तुरंत बोल देना इक्वल पोटेंशियल। जहां वायर एक साथ वायर ऐसे जोड़ दे 2 जगह पे, तो बोल देना इक्वल पोटेंशियल, खत्म, ये बात दिमाग में भर लो। जहां डायरेक्ट वायर को शॉर्ट किया वहां इक्वल पोटेंशियल, खत्म, ये बात दिमाग में भर लो। अब सर इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो अब ठीक है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, ठीक है ना, ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास है ए बी के अक्रॉस हमें निकालना है, तो ए बी के अक्रॉस निकालने के लिए क्या किया जाए, बी से ऊपर यहाँ पे मैं डी भी बना देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सी बना देता हूँ मैं। अब यहाँ से आगे आप देखेंगे तो ए से लेके सी तक एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ से आप देखेंगे ए से लेके सी तक एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो सी से लेकर डी, सी और डी के बीच में 6 और 3 सीरीज में है, तो सी और डी के बीच में यानी यहाँ पे कहीं, ठीक है ना। तो हम इसको लगा सकते हैं कुछ, तो भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं 3 का, ठीक है, और यहाँ पे एक और हम लगा सकते हैं क्या बोलते हैं 6 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब हम देखेंगे तो डी और सी के बीच में फिर से 6 और 3, यानी इसी से एक और पैरेलल ब्रांच है हमारे पास, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक पैरेलल ब्रांच हो गई, और इसमें भी हमारे पास जो लगे हुए हैं डी और सी में, तो वही लगे हैं 6 के और 3 के, ठीक है ना। अब हमारे पास सी से लेके वापस कहाँ जाना है हमें, डी पे, तो सी से लेके वापस हमें जाना है डी पे, तो सी से लेके वापस हमें जाना है डी पे,
तो यहाँ पे हमारे पास फिर सी डी के बीच में 6 और 3 है, यानी ये इधर पे फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, और वो भी 6 और 3 के ही हैं। इस बी को मैं इधर बना देता हूँ। और फिर ये डी से लेके ही हमें बी तक जाना है, तो ये बी तक जाना है, तो ये इस तरह से कुछ बन गया। ये आ गया फाइनली बी पॉइंट। और थोड़ा सा इसको अगर मैं बनाऊँ तो 2 माइक्रोफैरेड, एक्चुअली पता है इसको बनाऊँ तो ए बी सी डी चारों पॉइंट एक लाइन में ही बनाऊँ, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना सकता हूँ। इसको वैसे तो ये बन गया, पर इसको हम बना सकते हैं। इसमें हमने देख लिया कि सी डी के अक्रॉस ही 3 ब्रांचेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ए बना देते हैं, यहाँ पे ए के बाद सी बना देते हैं, यहाँ पे डी बना देते हैं, और यहाँ पे बी बना देते हैं। ठीक है, तो बस क्या है, यहाँ से देख लो कि यहाँ ए सी के बीच में एक कैपेसिटर लग गया 2 माइक्रोफैरेड का, यहाँ सी डी के बीच में 6 3 का एक लग गया, यानी ये 6 और ये 3 का लग गया। ठीक है ना, फिर एक और ये वाला भी सी डी के बीच में है, तो ये वाला भी 6 और ये वाला एक 3 इस तरीके से लग गया। और फिर ये वाला भी सी डी के बीच में है, तो यहाँ पे फिर से एक 6 और एक 3 लग गया। ठीक है ना, तो ये 6 ये 3। ठीक है, और फिर डी से बी तक, यानी यहाँ पे ये वाला आपके पास 2 माइक्रोफैरेड है, तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये ज़्यादा दिखने में समझ में आने वाली चीज़ होगी। तो 6 और 3 आपके पास है, तो वो सीरीज़ में है, तो ये 2 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, 2 2 2, तो ये पूरा बन गया 6। ठीक है ना, 6 और 3 सीरीज़ में होंगे, यानी वो पैरेलल की तरह बिहेव करेंगे, तो 6 और 3 बनेगा 2, फिर ये 2, तो ये भी 2 और ये भी 2, और 2 2 2 पैरेलल में होंगे, तो सीरीज़ की तरह ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 2 2 2 यानी 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, यहाँ 2 माइक्रोफैरेड है और यहाँ 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है ना, अब आपके पास क्या दिख रहा है, 2 2 और 6, और 2 और 2 का आ जाएगा 1, ये 2 और ये 2 का आ जाएगा 1, आधा हो जाएगा, और फिर 1 के साथ 6 सीरीज़ में है, तो आपके पास सी ए बी जो फाइनली बनेगा 1 के साथ 6 सीरीज़ में है, तो 6 × 1 अपॉन 6 + 1 यानी 7, यानी 6/7 माइक्रोफैरेड ये आपके पास जो है इक्वलेंट कैपेसिटी ए बी के अक्रॉस मिलेगी। आई होप किसी को भी मिला होगा ये आंसर, सब निकाल पाए होगे। आई होप ऐसा कुछ आंसर आपके पास आया होगा, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो फिर से एक बार ट्राई करो, फिर से एक बार सोचो क्या दिक्कत हुई है, और अगर मिल जाए तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, वो 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है ना, आई होप किसी ने आंसर्स निकाल लिए होंगे, नहीं भी निकाले होंगे तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये ख़त्म हो गया अगर, तो चलो इसको मिटाते हैं, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करना है। जिनके आंसर आए होंगे वेरी गुड, जिनके नहीं आए होंगे यू हैव टू ट्राई अगेन। ठीक है, तो फिर से ट्राई करो। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड, फर्स्ट पार्ट दिया है V1 इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3 एंड V। ये है V1, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1। इसके अक्रॉस है V1, हमें ये निकालना है। बस यही है, सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ इस C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, V1 निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है यार, ये जनरल आप चार्ज निकाल लें, तो फिर यहाँ चार्ज निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, चार्ज निकालने के बाद Q = CV लगा सकते हैं। तो Q = CV लगा दें, तो Q = CV लगा दें, तो Q = CV में आपके पास आ जाएगा Q = C1 × V1, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी Q/C1। तो ये हमारा बेसिक टारगेट है, जिसमें हमें टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। पर अब सर टोटल चार्ज कैसे निकाला जाए, तो टोटल चार्ज Q = होता है C equivalent × V। अब पहले तो हमें C equivalent निकालना पड़ेगा, बट व्हाट इज C equivalent फॉर दिस कंप्लीट सर्किट, सो दे आर इन पैरेलल, सो दैट इनका इक्विवेलेंट जो बनेगा that will be C2 + C3 and this C2 + C3 will be in series with C1, so C equivalent will be इनका सीरीज, यानी कि क्या हो जाएगा C1 × C2 + C3 अपॉन C1 + C2 + C3। कैसे आ गया सर, ये कुछ भी नहीं है यार, इसको एक मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, तो दिस × दिस अपॉन दिस प्लस दिस, जो हमें 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा के मिलता है इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 + C2, बस वही लगाया। तो आपके पास अब टोटल चार्ज आ गया भाई, क्या आ गया है, तो C1 × C2 + C3 अपॉन C1 + C2 + C3 और into V, this is the total charge, this is the total charge on the capacitor। अब जब this is the total charge on the capacitor, now V1 is what, V1 is Q/C1, Q की वैल्यू रख दो, तो ये नीचे C1 एक ऊपर का C1 काट देगा, इसका मतलब बचेगा C2 + C3 into V अपॉन C1 + C2 + C3,
दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर C1 and actually you can say this is the reading of this voltmeter. This is the reading of this voltmeter. So in this way you can calculate V1 very easily. Already हम ऐसा बहुत बार कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चंस में. अब यहाँ कहते हैं find the reading of the voltmeter V1 when a C3 is tending to infinity. एक तो पार्ट है उसका C3 is tending to infinity और C3 tending to infinity. उसके बाद कहते हैं इट मीन्स कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वायर. तो उस केस में निकालना है जैसे ही कैपेसिटर C3 इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लग गया. यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगते ही क्या होगा वो सोचना पड़ेगा आपको. क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सोचने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जैसे ही आप इस C3 को हटा के यहाँ पे आप एक कंडक्टिंग वायर लगा दोगे, इसका मतलब ही ये होगा कि यहाँ से अब कुछ भी नहीं जाएगा, सीधे ऐसा आएगा और ऐसा निकल जाएगा बाहर, सीधा ऐसा आएगा और ऐसा निकल जाएगा. यानी इस सर्किट के अंदर अब सिर्फ एक ही कैपेसिटर बचेगा और जब एक ही कैपेसिटर बचेगा तो जो भी पोटेंशियल बैटरी का है वो सारा उसके अक्रॉस आ जाएगा. सो ए पार्ट के अंदर जो V1 की वैल्यू है वो V के बराबर आ जाएगी. कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं थोड़ा बता देंगे. कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं सोचेंगे. अगर आपको समझ में आई होगी चीज़ तो आप 1 मिनट में इसके बारे में बात कर सकते हैं. अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर तो देखो. अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए. अगली चीज़ जो बोली है बी पार्ट में, उसमें बोला है कि C3 इज टेंडिंग टू 0. इट मीन्स कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोकन वायर. ब्रोकन वायर का मतलब ये हुआ कि अब ये तो ऐसा रहने दो, यहाँ से ब्रोकन वायर आ गया. ब्रोकन वायर आते ही क्या हुआ भाई, ऊपर से कोई लेन देन नहीं है. अब ये तो आ गया ना, इधर से जाएगा ऐसा, इधर से जाएगा ऐसा, इधर से जाएगा, यानी C2 भी अब सर्किट में आ गया. अब जब C2 भी सर्किट में आ गया है तो अब फिर सिंपल सी चीज़ हो गई. अब C1 C2 दो ही सर्किट में बचे. अब आपको दो ही सर्किट में बचे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट इंटू V. और C इक्वलेंट जो बनेगा अब आपके पास वो बन जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया आपके पास टोटल C इक्वलेंट इंटू V, ये टोटल चार्ज आ गया. फिर से V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल टू आपके पास B पार्ट में मिल जाएगा Q बाय C1. Q डैश है ये मान लेते हैं इसको, ठीक है, नया वाला है तो Q डैश बाय C1. अब इसमें से C1 कट जाएगा, यानी आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 होल इंटू V. खत्म. ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर. बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, दे आर वेरी मच रिलेटेड विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपको प्रॉपरली पोटेंशियल ड्रॉप लिखना नहीं आता है, अगर आपको प्रॉपरली आर इक्वलेंट निकालना नहीं आता है, अगर आपको प्रॉपरली वहाँ की सारी बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो यहाँ पे दिक्कत आएगी ही आएगी, 100% आएगी. अगर आपको इस दिक्कत को ओवरकम करना है तो पहली चीज़ मैं बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ो. अगर उसका बैकग्राउंड आपका वीक है तो आपको कैपेसिटर बहुत भारी लगेगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको यहाँ कैपेसिटर में भी दिक्कत नहीं होगी और आगे मैग्नेटिज्म में भी दिक्कत नहीं होगी. पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बात आप मान के चलें. खैर, सो मैंने वो एक क्वेश्चन कर दिया. अब मैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा वेट करूंगा ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएँ. टिल द टाइम आई विल राइट सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है. और इसको अच्छे से समझो और थोड़ा सा कोशिश करो कि हम कहीं चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ. और एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी, मैंने पहले भी बोली है ये बात, कभी कभी बताते समय कभी कभी कोई चीज़ें हम लोग चाहते तो हैं बोलना कुछ और, कभी लिख देते कुछ और, यानी लिखते सही है कई बार, या लिखते कभी कभी गलती से कुछ गलत हैं बोल देते हैं सही, या कभी कभी होता है कि हम कुछ चीज़ें भी ऊपर नीचे बोल दें. बट वो कॉन्सेप्ट या वो बातें ना आगे भी कई बार यूज़ होती हैं. तो अगर आप कभी कुछ ऐसा आपको दिखता है कि अरे ये चीज़ें अनमैच्ड हैं, ये चीज़ें तो सर ऐसे नहीं थी ऐसे थी, या ऐसे नहीं थी वैसे थी, तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है. तो हम लोग क्या होते हैं, वन स्ट्रोक इतना सारा जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो देयर में भी सम थिंग्स कि थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो जाए. बट अगर ऐसा कुछ हो कभी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं. और डेफिनेटली अगर वो वहाँ पे कोई करेक्शन है तो विल एक्सेप्ट दैट एंड विल करेक्ट दैट, ठीक है.
इम्पॉर्टेंट थिंग है तुम तक अच्छी तरह कॉन्सेप्ट और चीज़ों को पहुंचाना। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो डेफिनेटली हमें उसको करेक्ट करना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यू कैन आस्क फॉर इट एनी टाइम। ओके, सो जस्ट गो विद दिस क्वेश्चन नाउ। मैं थोड़ा इसे भी मिटा दूं या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले तो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ना, दे आर ऑल वेरी गुड क्वेश्चंस, दे आर ऑल लाइक बेस्ट क्वेश्चंस यू कैन से। बहुत मज़ा भी आएगा इन्हें सॉल्व करने में और आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। इनिशियली द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, एसएस लिख रहा हूँ मैं स्टेडी स्टेट को, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। फाइंड द चार्ज, और सभी लोग ना मन लगा के पढ़ो। हमारे साथ ना ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े हुए हैं इस वीडियो को देखते हुए जो डेफिनेटली यहाँ FIM का पार्ट नहीं है, बट एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ FIM, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग तो हमसे जुड़े हैं थ्रू यूट्यूब। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, गोइंग थ्रू S1 एंड S2, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा बहुत पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। S2 आर क्लोज्ड। अच्छा, एक और चीज़ मैं उन बच्चों को बताऊँगा जिनका अभी सितंबर में JEE नीट होना था। कल ही हम लोग जी न्यूज़ पे एक न्यूज़ देख रहे थे, तो वहाँ कुछ बातें ऐसी समझ में आई कि शायद ये एग्ज़ाम्स फिर से पोस्टपोन होने की गुंजाइश है, क्योंकि जी न्यूज़ पे जो फिगर्स बताए गए उसके हिसाब से कुछ चीज़ें वहाँ बोली गई। जैसे वहाँ बताया गया कि टोटल इस बार जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बच्चे, तो करीब 11 लाख बच्चों ने JEE के सेकेंड अटैम्प्ट का फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन कराया है, और करीब 16 लाख बच्चों ने जो है नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इस पे से एक बात जो है वो ऐसी आ रही है कि अगर 16 लाख और 11 लाख ऐसा मिला लोगे तो 27 लाख बच्चे, ठीक है, इतने सारे बच्चे जब एग्ज़ाम देंगे एक साथ और एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, तो जी न्यूज़ में कुछ मुद्दे उठाए गए कि इस बात की क्या श्योरिटी है कि इन सारे के सारे बच्चों में से कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये उठाई गई कि अगर इसमें से कोई एक भी इन्फेक्टेड निकल गया तो उस कंडीशन में वो कितने बच्चों को साथ में इन्फेक्ट कर देगा, और इस तरीके से जो हमारा क्या बोलते हैं एक टीनेजर ग्रुप है जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहा है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने वहाँ उठाई हैं, और जब इसमें मीडिया इन्वॉल्व हुआ है तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ये भी समझ में आती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अब इस मुद्दे को बड़ा सीरियसली लिया जाए, इस पे फिर से कुछ रीथॉट यानी फिर से कुछ थॉट्स दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं कैसा है कि इस बात को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, इवन दो रशिया हैज़ वैक्सीन, ऐसा वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं, बट फ़िलहाल अब तक इंडिया में तो कुछ आया नहीं है। और अगर रशिया वाला वैक्सीन सक्सेसफुल है भी तो परेशानी ये है कि इंडिया में आते आते उसे थोड़ा समय लगेगा, 1-2 महीने तो लगेगा ही। तो एग्ज़ाम तो अगले महीने ही है, सितंबर, ठीक है ना, और बहुत जल्दी 20 दिन का ही समय बचा है। तो इस सब सिचुएशन में गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक वाइजली वेदर इट इज़ गुड और नॉट। तो बड़ी मुश्किल की चीज़ें हैं, पर एक बात मैं बताऊं तो उन बच्चों को जिनका अभी सितंबर में एग्ज़ाम है यानी कहने का मतलब उन्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, ये उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, उन्हें बहुत पढ़ना चाहिए। एक्चुअली देखो, जब तक हम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना तब तक एग्ज़ाम अगर होती है तो हमारा एडमिशन भी कंफर्म है, ठीक है ना। फिर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, अगर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो बात ही अलग है, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं होने वाला इतनी जल्दी। तो कहीं ना कहीं कैसा है कि आप ये समझ के चलें कि आपकी एग्ज़ाम होनी ही होनी है, आपको एडमिशन भी एग्ज़ाम के थ्रू मिलना ही मिलना है, और अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलना है आपको। तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचने की कोशिश करो कि इस समय को बहुत ज़्यादा इनकैश करो, इस समय को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करो, क्योंकि ये एक एडवांटेज ही माना जाएगा आपके लिए। देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, आखिरी में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सितंबर में एग्ज़ाम नहीं भी होती, कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर में होती, नवंबर में होती। अगर नवंबर में एग्ज़ाम होती है और फिर उस समय पे कोरोना वाली सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट स्टिल तुम्हारा स्कोर बहुत ख़राब आता है, पता है, लोग तुम्हें सीधे सीधे यही बोलेंगे, तुम्हें तो इतना ज़्यादा समय मिला तो तुम भी नहीं, तब भी तुम नहीं पढ़ पाए, फिर क्या मतलब है पढ़ाई का। ये बात तो होगी ना, ऑब्वियस है, ये कैसे नहीं होगी, ये तो होगी ही ऑब्वियस है, क्योंकि सच बात यही है कि आपको बहुत ज़्यादा समय मिला गया। अभी भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ना बिल्कुल खुल के
समय बर्बाद कर रहे हैं अपना घर पे। अच्छा, एक और बात, जो बच्चे अभी 2020 में नहीं 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो तो और बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। 2021 में एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं ना, वो क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि हमारी एग्ज़ाम तो और पोस्टपोन हो जाएगी। गलती से भी मत सोचना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो, प्रोबेबली ये जो सारा कोरोना वाला सिचुएशन है, इन एनी केस नवंबर, अक्टूबर, नवंबर तक सब वाइप आउट होगा ही, पूरी तरह से होगा, सब कुछ ख़त्म होगा, सब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। और उसके बाद जो दिसंबर के बाद की अगले साल वाली जो प्लानिंग्स हैं, वो बिल्कुल उसी समय एग्जीक्यूट होंगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2021 में जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम है, 2021 में जिनका क्या बोलते हैं जेईई नीट है, 2021 में जिन्हें सारी एग्ज़ाम्स फेस करनी है, वो तो ये मान के चलें कि आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, सितंबर की एग्ज़ाम को ही हलाने या आगे पीछे करने के लिए गवर्नमेंट बहुत रिजिड है। दे आर ऑन देयर टास्क कि हम तो भाई एग्ज़ाम लेंगे। बट अब कुछ सर्कमस्टांसेस को देखते हो सकता है 15 दिन, 1 महीना आगे चली जाए। क्योंकि एक बात सोचो, एक सिंपल बात सोचो, कुछ भी करके ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस साल के बच्चों की एग्ज़ाम 2021 में लिया जाए। अगर 2021 में एग्ज़ाम लेंगे तो एकदम से एस्पिरेंट्स डबल हो जाएंगे, और सीट्स उतनी तो है ही नहीं। गवर्नमेंट एक साल में सीट डबल थोड़ी कर सकती है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। आप एक साल में 2 साल के बच्चों की एडमिशन्स नहीं कर सकते, एक सेशन में 2 सेशन के बच्चों की एडमिशन्स नहीं कर सकते। फिर क्या होगा पता है? अगर बाई चांस ऐसा हो भी गया तो सोच लेना तुम्हारी लाइफ और मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा कि वहां सोचो, जहां हर साल 15 लाख बच्चों में से लगभग 1 लाख बच्चों को अच्छी चीजें मिलती थी, अब वहां पे 30 लाख बच्चे होंगे, पर जगह तो 1 ही लाख है। जहां 15 लाख में से 1 लाख जगह अच्छे बच्चों को मिलती थी, अब 30 लाख में से 1 लाख, और उसमें से भी 30 लाख में से 1 लाख में वो जो लोग जिन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा बिताया है, वो तो सब तुम्हारे शेर होंगे, शेर। वो 2021 के जो फ्रेशर वाले लोग हैं, देखो 2020 वाले जो लोग हैं, वो 2021 को वैसे ही खा जाएंगे। तो ऐसी कोई परिस्थिति ना आए 2021 वाले, शुक्र मनाओ ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर ये जो 15 लाख 2020 वाले हैं, और इसमें प्लस कितने हो गए 15 लाख 2021 वाले, तो इसमें जो 2021 वाले 15 लाख हैं, ये तो कुचले जाएंगे पूरी तरह से। कभी कभी ऐसे कुछ स्टूडेंट हुआ करते हैं हर साल जो थोड़ा कम स्कोर में भी, अरे वाह एडमिशन मिल गया मुझे। अगर ये दोनों ऐड हो गए 30 लाख, तो सोचना भी मत, होगा ही नहीं। नीट में तो इतनी भयंकर मचेगी कि 600 वाले को भी शायद महाराष्ट्र में कुछ ना मिले। जबकि दिल्ली या एनसीआर साइड जो होता है, वहाँ 600 प्लस की डिमांड होती है। अगर 600 प्लस ना मिले आपको, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता। पिछले साल तक महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ थी कि आपको अगर 500 प्लस मिल जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। पर पिछले साल भी महाराष्ट्र में स्थिति ये थी कि 524 वाले को भी एडमिशन नहीं मिली। 500 से 524 तक तो चला गया क्राइटेरिया, वही 500 से 524 तक पहुंच गया। और सोचो नीट एस्पिरेंट किस लेवल से बढ़ रहे हैं, 16 लाख तो अभी से नीट को लेके क्रेज ऐसा जंप कर रहा है। तो सोचो, कंपटीशन वर्स्ट हो जाएगा, बहुत वर्स्ट हो जाएगा। बट स्टिल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, वो बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, ये गारंटी है। क्योंकि एक बहुत अच्छा बच्चा भी ईमानदारी से पढ़ रहा है और एक दूसरा बच्चा भी ईमानदारी से पढ़ रहा है। जो ईमानदारी से पढ़ने वाले हैं ना, वो ईमानदारी से पढ़ने वाले बरोबर एक दूसरे से फाइट करेंगे, और उनकी जो फाइट होगी ना, वो बरोबर एक दूसरे से उनको नेक टू नेक रखेगी और उन्हें कुछ अच्छे लेवल तक पहुंचा भी देगी। बट जो बदमाशी कर रहे हैं, उन्हें देख लो, भगवान ही बचाए। हाँ, एक और चीज़ है, अभी ना बड़ा ट्रेंडिंग है ये। अभी क्या होता है ना, हम लोगों के पास लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई दूसरा काम तो है नहीं, दिन भर मोबाइल लेके बैठ रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आप लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या? इसका उसका यूट्यूब पे देख रहे वीडियो, जैसे आपको जज बना के बैठा दिया गया है। देखो भाई ज़्यादा अच्छा कौन पढ़ाता है, देखो 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 देखो।
मैं आपको बताता हूँ, लगभग मैं 100 लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़। जब मैं ये डिस्कशन करता हूँ ना तो 100 के 100 के रिजल्ट गलत आए, यानी रिजल्ट ही नहीं थे। किस बात की बात कर रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। जब हमने इन बातों को डिस्कस किया 100 लोगों के साथ, जिसमें से 100 लोग ऐसे लोग थे जो सर मैंने एक्स चैनल भी देखा है, वाई भी देखा, जेड भी देखा, ABC भी देखा, PQRST भी देखा, इतने सारे चैनल से देखा सर ये टॉपिक। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो राजा बन गए होगे इस टॉपिक के। मैंने कहा चलो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जैसे ही ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आई, कान बंद हो गए, कुछ नहीं हुआ। भाई मैं कोई भी चैनल, कोई भी वीडियो कहीं से भी देखने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। आप तो कहीं से भी देखो यार, कहीं से भी देखो, आप कहीं से भी देखो, मैं बोल रहा हूं तुम्हें कहीं से भी। पर अगर आपका गोल, अगर आपका जो अल्टीमेट एम है वो फुलफिल नहीं हुआ तो फिर सब कुछ वेस्ट है यार। आपको जब आता ही नहीं कुछ सॉल्व करना तो आप जब आप किसी 1, 2, 3, 4, 5, 10 चैनल्स को देख भी रहे हो तो आपका फ़ायदा क्या हुआ? आपको कोई जज बना के थोड़ी बैठाया गया है। आपकी जजमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास के 4 आपके बदमाश दोस्त ध्यान देंगे, बाकी 5वां इंसान ध्यान नहीं देगा। वो बोलेगा तू पागल है, टाइम वेस्ट करता है अपना, एक जगह बैठ के पढ़ेगा तो काम होगा। वो जो 4 आपके दोस्त है ना, वो भी आप ही की तरह है, गॉसिप किंग्स या गॉसिप क्वींस। उनको भी उसके अलावा कोई काम धंधा है नहीं। तो वैसे लोगों से दूर रहो। लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने कहा था, दोस्त बनाओ ही मत। आज की दुनिया में दोस्त जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज से 10 साल पहले दोस्त होते थे, 10 साल 15 साल पहले दोस्त होते थे। आज इस एज ग्रुप, आज इस डोमेन में ऑल अराउंड यू आर जस्ट सेल्फिश पीपल्स। तो ये सब मत पढ़ो इस झंझट में, तुम्हें फ़ायदा नहीं देने वाले, कुछ फ़ायदा नहीं देने वाले। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने एम पे। देख लेना, एक बार तुम बहुत अच्छा कुछ बन जाओगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास घूमेंगे। तुम्हारी मर्जी रहेगी कि तुम्हें उन्हें समय देना है कि नहीं देना है। अदरवाइज तुम्हें लोगों के आसपास घूमना पड़ेगा और फिर उनकी मर्जी रहेगी उन्हें तुम्हें समय देना है कि नहीं देना है। तो तुम खुद चूज करो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना है या खुद के ऊपर अपने आप को इतना डेवलप कर लेना है कि लोग तुम पे डिपेंड करें। सो थिंक ओवर इट। ये सब चल रही है बीमारियां आजकल, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। आई होप ये कंप्लीट किया होगा आपने, ठीक है। सो वो एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और डायरेक्टली ये अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की शीट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको रिलेट करते हैं, डायरेक्टली उनको रिलेट करते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस पे अच्छी तरह से ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको अच्छी शीट्स के क्वेश्चंस करवाने में बहुत हेल्पफुल होंगे, डेफिनेटली। तो चलो मैं पहले तो इस क्वेश्चन को देखता हूँ, 4th। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो यहाँ लिखते हैं इनिशियली द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। पहले से ही स्टेडी स्टेट पे है, यानी स्विच जब ओपन है तभी स्टेडी स्टेट पे है। तो जब ऑलरेडी स्टेडी स्टेट पे है तो हमें सब पे चार्ज निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन, मैं इसको पहले इनिशियल कंडीशन करके सॉल्व करता हूँ। इनिशियल कंडीशन, अभी वाली कंडीशन। और व्हेन मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, ये ओपन ही है। अब डेफिनेटली स्विच ओपन है तो इस सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 और 6 रहेंगे और ये 3 और 3 रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देख सकते हैं 3 और 3 हो जाएगा, ये 6 तीनों सीरीज में, यानी पैरेलल की तरह, यानी 1/3 हो जाएगा, यानी 2। तो आप देख सकते हैं C इक्विवेलेंट विल बी 2 माइक्रोफैरेड। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि ऐसी ओरली आप भी निकाल सकेंगे, है ना। कुछ भी नहीं है, 3 और 3 का 6 हो जाएगा, 6 पैरेलल में, पैरेलल की तरह कैलकुलेट करोगे, है सीरीज में पैरेलल की तरह। तो 6 का आ गया 6/3, दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। तो ये आ गया हमारे पास। तो आप चाहो तो यहाँ सबसे पहले इस सर्किट को कुछ इस तरह से आप जो है रिप्लेस करके एक 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ, यहाँ टोटल चार्ज Q और ये 30 वोल्ट की बैटरी। सो Q इक्वल टू CV, यानी 2 × 30 का मतलब 60 माइक्रोकुलम का चार्ज आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होगा सर, कैसे होगी आगे की चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सर्किट है, वैल्यूज़ भी बड़ी इजी हैं। तो आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। यहाँ पे 30 वोल्ट की बैटरी लगा दो,
तो आपको पता है ये 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, 30 की बैटरी है, तो इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप्स आ जाएंगे। तो 10 के 3 भाग यानी 10 इधर भी आ जाएगा, 10 इधर भी आ जाएगा, 10 इधर भी आ जाएगा। अब आपको दिखता है कि ये 6 सर ऐसा नहीं है ना, एक्चुअली 6 कैसा है, 6 के अंदर भी 2 कैपेसिटर हैं, तो आप वैसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बना दो, यहाँ पे आप दूसरा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मिल जाएगा इधर 3 इधर 3, बट स्टिल जो पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के अक्रॉस रहेगा वो 10 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आने वाला चार्ज आपका 60 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। यहाँ भी 60 रहेगा, यहाँ पे +60, यहाँ -60, यहाँ पे +60, यहाँ -60। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 60 डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ नीचे वाले पे भी आ जाएगा 30, फिर यहाँ से फिर 60 बन के निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलेगा मामला। तो अब क्या बोलते हैं, इनिशियली द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट वाली सब कंडीशन हमने बना ली। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। मामला तो तब बिगड़ता है जब स्विच एस क्लोज होता है। जैसे ही आप स्विच एस को क्लोज करोगे, सोचो यार कुछ भी नहीं है, स्विच एस क्लोज कर दिया आपने, यानी ये कैपेसिटर शॉर्ट कर दिया यानी सर्किट से भाग गया, सर्किट में नहीं है, क्योंकि सारे चार्ज तो जो हैं वो यहाँ से होकर ऐसे निकल जाया करेंगे, ऐसे निकल जाया करेंगे। अब इसका मतलब सर्किट में जब ये है ही नहीं तो बचे ये दोनों। लो नया फिर से एक और सर्किट बना देते हैं हम लोग, नया सर्किट बना देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर स्विच is closed, long time after switch is closed, यानी स्विच क्लोज करने के बाद जब स्टेडी स्टेट आ गई तब की बात है। क्योंकि अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है, तो इस कैपेसिटर को हम सर्किट से बाहर कर देंगे, इसमें कोई चार्ज स्टोर भी नहीं होगा। अब ये मामला बदल जाएगा। ये हुआ कैसे सारा भी समझाऊंगा, डोंट वरी, पर अभी के लिए जो सर्किट बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहां से फिर 30 वोल्ट का बैटरी ऐसा, और ये आपका 6 माइक्रोफेरेड, और ये वाला 3 माइक्रोफेरेड, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड, 3 और 3 फिर 6 हो जाएगा, 6। अब आपको एक बात समझेगी कि अब ये 30 फिर से इसके अक्रॉस आधा आधा डिवाइड होगा, तो आपको ये समझ जाएगा कि अब इसके अक्रॉस 15 वोल्ट आ रहा है और इसके अक्रॉस भी 15 वोल्ट आ रहा है। आपको एक समझ में आ रही होगी बात कि इस 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस जबकि पहले से 10 वोल्ट था, अब ये 15 वोल्ट हो गया, अब ये 15 वोल्ट हो गया। अब नया सी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो यहां सी इक्विवेलेंट देखते हैं हम लोग, देखो सी इक्विवेलेंट देखते हैं। तो सी इक्विवेलेंट यानी 6 और ये वाला 6 का आ जाएगा 3, तो 3 माइक्रोफेरेड, सी इक्विवेलेंट बढ़ गया। अब तो Q इक्वल टू आ गया सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी यानी 3 इंटू 30, यानी Q आ गया आपके पास 90 माइक्रोकूलम, 90 माइक्रोकूलम। जो पहले 60 माइक्रोकूलम था वो 90 माइक्रोकूलम है। यानी एडिशनल कितने चार्ज आए भाई, बैटरी से एडिशनल कितने चार्ज आए, यहां क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड एंड स्टेडी स्टेट रीच्ड अगेन। एडिशनल कितने चार्ज जो हैं वो बैटरी से फ्लो हुए, एडिशनल कितने चार्जेस वो बैटरी से निकल के आए जब इसको स्विच को क्लोज कर दिया गया। तो आपको दिखता है बड़े आसानी से, पहले कितना था, पहले था 60, अब कितना हो गया 30, यानी बैटरी से एडिशनल 30 माइक्रोकूलम चार्ज, एडिशनल 30 माइक्रोकूलम चार्ज आए, और 30 माइक्रोकूलम पहले यहाँ 60 थे, 60 में प्लस 30 हुए यानी यहाँ 90 बन गए, फिर यहाँ से -30 निकल के भागे, यानी एक्चुअली +30 निकल के भागे, तो -30 -60 में ऐड होके -90 बना दिए, ये भागे हैं, +30 भागे हैं, फिर ये +30 यहाँ ऐड हुए, फिर यहाँ से +30 निकल के भागे, +30 यहाँ से भागे, तो ये +30 यानी जो है एक्चुअली +30 नहीं +15, यहाँ से निकले +15 और यहाँ से निकले +15, ठीक है, क्योंकि आधे आधे भागेंगे ना। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ आ जाएगा 45 और यहाँ भी आ जाएगा 45, तो फिर आ जाएगा 90। तो उतना की उतना चार्ज जो है वो 90 माइक्रोकूलम इधर दोनों को मिला के रहेगा, अब जितना इसके वास्ता अकेले 60 + 30 इधर भी आ जाएगा, 15 और 15 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पहले से कितना था, 30 था, तो अब 30 में 15 ऐड हो जाएंगे ना, 45, टोटल चार्ज फिर से 90 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से आ जाएगा, यानी प्लस एडिशनल कितना आया, तो इधर से आया 30, इधर 15 और 15 इधर फिर से 30, यानी 30 माइक्रोकूलम आप ये कह सकते हैं एडिशनल
30 माइक्रोकूलम चार्जेस आर सेंट बाय बैटरी। अच्छा, एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा। जब आपने स्विच को क्लोज किया ना, तुरंत ही क्या हुआ पता है, यहाँ पे देखो +60 बैठे थे, यहाँ -60 बैठे थे, ये +60 निकल के भागे इधर, सीधे इधर भागे और +60 इधर भाग गए, तो यहाँ तो हो गया 0, और +60 जब -60 से मिले तो इधर भी हो गया 0, यानी ये हो गया न्यूट्रल, इसके चार्जेस चले गए और ये हो गया सर्किट के बाहर, खत्म। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी फर्दर चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स, दोनों लेग्स के पोटेंशियल को आपने शॉर्ट कर दिया, यानी इक्वल कर दिया, दोनों लेग्स को शॉर्ट कर दिया, ये चीज हो गई। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन इसमें यही पूछा था कि कितने गए, तो 30 माइक्रोकूलम एडिशनल चार्ज गए। अगेन ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आज, फिर लगभग हमारा टाइम हो गया है शायद, तो हम लोग वहाँ रुक जाएंगे। एक 2 क्वेश्चन और हैं, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको जो है मिटा देता हूँ। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन ट्राई करें आप तब तक, नेक्स्ट वाला, ठीक है ना। और तब तक मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपके बहुत काम में आएंगे, बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे एक्चुअली। तो एक तो इनफाइनाइट लैडर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट लैडर इनफाइनाइट, वही है जो हमने वहाँ पढ़ा था, याद होगा आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इनफाइनाइट लैडर वाला। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी अक्रॉस ए बी, ठीक है। सो ये ऐसा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक ऐसा इनफाइनाइट लैडर है, ये एक इनफाइनाइट लैडर है, फिर यहाँ से जा रहा है इस तरफ इन्फिनिटी तक। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। और मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा जो है उसको सॉल्व करने का हिंट प्रॉपर दे दूँगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आई होप ये लिख लिया होगा सबने, नहीं लिखा है तो पॉज करें, वही बात ध्यान रखें। और मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और कुछ 1-2 क्वेश्चंस और हैं, और एक चीज़ और है छोटी सी जो मुझे बतानी है, फिर उसको हम बताने के बाद यहाँ इसको एंड कर देंगे, ठीक है ना। 1-2 बातें और हैं छोटी छोटी जो बतानी हैं, वहाँ पे हम लोग फिर एंड करेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन के लिए आप रेफरेंस HCV से भी ले सकते हैं। एक्चुअली दिस इज एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज, पर मैं इसको करवा रहा हूँ सॉल्व, ठीक है ना। बट इसका रेफरेंस आपको HC वर्मा मिल जाएगा। HC वर्मा में आप देखेंगे जाके तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन बुक में, तो थोड़ा वहाँ से रेफरेंस लेना। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये एक एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाना चाहता था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आप शायद ही कहीं और देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्टली लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी भी कोई चीज़ होती है, यानी जहाँ रेशो हमें उल्टा मिलता है, जैसे R1/R2 = R3/R4 मिलता है, तो हम उसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो उससे उल्टा जब रेशो मिलता है तो दैट इज एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। सो दिस इज 10 माइक्रोफेरेड, दिस इज 5 माइक्रोफेरेड। ये नेक्स्ट वाली जो है वीडियो उसमें डिस्कस कर दूंगा मैं। 5 माइक्रोफेरेड, दिस इज 10 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज अगेन 10 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज एन एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। देखेंगे आप रेशो 2:1, 1:2, उल्टा रेशो आ रहा है ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट्स, डोंट वरी। नीट वालों के लिए नहीं है, जेई वालों के लिए है। नीट वाले लोड ना लें, इसका ज़रूरत नहीं है इसकी ज़्यादा, ठीक है। अब एक छोटा कॉन्सेप्ट मुझे और पढ़ाना है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको।
ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद लास्ट वाला एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। यहाँ हमारा एक्चुअली ये जो पूरा जो है पार्ट ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब हमें इसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ लगभग हमने सारा कवर कर लिया, पर मैं सबसे पहले ना इसको डिस्कस करता हूँ, दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो एक्चुअली पता है क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऐसे दो कैपेसिटर की प्लेट्स दी होंगी, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं मैं बताता हूँ। यहाँ नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, डेफिनेटली आपको निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। यहाँ पे अगर इस पे चार्ज क्यू है, डेफिनेटली ये माइनस क्यू है। क्या करते हैं, यहाँ से कहीं से तो भी एक चार्ज पार्टिकल को, अब ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है और इनका एरिया, जो प्लेट का एरिया है वो ए है। तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो सेंटर से छोड़ देते हैं यानी d/2 से, या एकदम नीचे वाले कॉर्नर से छोड़ देते हैं यानी इस तरह से, ठीक है ना। तो छोड़ने का तरीका कहीं से भी हो सकता है, यानी इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देते हैं ux और इसको थ्रो कर देते हैं। ये एक नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। कई बार इसको इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, कई बार एक पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स मिलेगा इस चार्ज को वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा यानी नीचे, और अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट फोर्स मिलेगा। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से रिपेल होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह से, इसका पाथ इस तरह से होगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका पाथ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इसके अंदर, वो क्या बोलते हैं, जैसे इस प्लेट का एरिया ए है, कभी इसका लेंथ भी दे देते हैं, लेंथ यानी जो इसको टोटल पाथ चलनी है उसकी लेंथ यानी प्लेट की लेंथ। तो ये क्या बोल देते हैं कि इसको अगर ux स्पीड से फेंका जाए तो यहाँ से निकलते समय जस्ट ये कॉर्नर से निकल रही है, तो यहाँ पे बता दो कि इसका डायरेक्शन क्या है, यानी थीटा पूछ लेंगे कभी, या फिर कभी तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट पूछ लेंगे वेलोसिटी का। थीटा पूछ लें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। यानी इसमें क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का आपको अगर वेलोसिटी दिया है तो ये ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो हो जाता है Q × E इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के अंदर। E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता ही है। और कभी कभी क्या होता है ना, E नहीं दिया होता, तो अगर कभी E नहीं दिया है तो डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E × D होता है, तो आप वहाँ से E निकाल सकते हैं। तो E यानी क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से डेल्टा V तो दिया रहेगा ए बी के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास आ जाएगा डेल्टा V/D, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आप पे फोर्स, अगर आपको इस चार्ज पे लिखना है तो यू कैन राइट फोर्स, दैट फोर्स इज नथिंग बट Q × E। एंड अगर मैं यहाँ पे Q चार्ज बोल दूँ इसका, तो Q चार्ज के हिसाब से जो फोर्स आ जाएगा वो Q × E यानी कि डेल्टा V/D आ जाएगा, या फिर E भी रख सकते हो आप, डिपेंड करता है जैसा भी। इस फोर्स के कारण एक ऊपर की तरफ, यानी ये जो फोर्स है, इस फोर्स को देखोगे अगर आप, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड दी है ux, ये फोर्स को देखोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ है। इस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, अगर इसका एक ux स्पीड है, एक मास भी दिया हुआ है, ux स्पीड भी दिया हुआ है, तो इस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन आ जाएगा y डायरेक्शन में, दैट इज Fy/m। सो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Fy आप क्या लिख सकते हो, QE भी लिख सकते हो। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो QE/m लिख दो, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो आप क्या लिख दोगे, Q डेल्टा V/m × D, ऐसा लिख दोगे। तो डिपेंड करता है आपको, अगर डेल्टा V दिया है तो ये वाला लिखना, E दिया है तो ये वाला लिखना, बहुत आसानी से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा y डायरेक्शन का। अब y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड तो है ही नहीं, y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड तो है ही नहीं। अब y डायरेक्शन में अगर इसको कुछ तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आ जाएगी y डायरेक्शन में, पर इसकी जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी रहेगी वो ux के बराबर ही रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसके y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यानी आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी ले सकते हैं, या डिस्टेंस ले सकते हैं, या वॉट एवर यू वॉन्ट। आप चाहें तो इसको इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L चलने के लिए स्पीड, हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड यानी कि ux इज इक्वल टू डिस्टेंस L/टाइम, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा L/ux। ठीक है, ये टाइम भी निकाल दिया आपने। अब इतने ही टाइम में ये इधर वर्टिकल में इतना चला, मान लो d/2 चला, तो y इज इक्वल टू u/t +½
ए वाई टी स्क्वायर, तो यू वाई तो था नहीं उसके पास इसलिए 0, वाई यानी मान लो d/2 चला है, d/2 ये बीच से लिया है ना, तो ये d/2 चला है, ठीक है, यहां से यहां d/2 चला है, ठीक है। तो अब ये d/2 इक्वल्स टू हाफ, और ए वाई यानी कितना आ गया, क्यू ई लिख देता हूं मैं अभी, क्यू ई या फिर डेल्टा वी भी लिख सकते हो, मैंने बोला है पहले ही, तो ये टी स्क्वायर आ गया। अब आप चाहो तो ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो, इसमें रिलेशन निकाल सकते हो कुछ, ये एक रिलेशन है, इसमें चाहो तो ये वाला टाइम लगा देना। अगर आपको वी वाई निकालना है तो आप यू वाई प्लस ए वाई टी लगा सकते हो, तो यू वाई तो वैसे ही 0 है, तो आप वी वाई निकाल सकते हो। वी वाई यानी क्या हो जाएगा, ए वाई यानी क्या है, क्यू ई बाई एम इंटू टी यानी एल अपॉन यू एक्स लगा देना। ये वाली बात आप लगा लोगे तो वी वाई मिल जाएगा। आपको अगर एंगल निकालना है टेन थीटा, ये वाला थीटा है तो टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वी वाई और वी एक्स, तो टेन थीटा आ जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। आप चाहो तो यहाँ टेन थीटा में वैल्यू रख दो, वी वाई यानी कितना है, वो है क्यू ई एल एम यू एक्स और अपॉन में यू एक्स, ठीक है ना। तो ये वी एक्स यानी तो यू एक्स ही रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्यू ई एल एम यू एक्स का स्क्वायर, ये आ गया टेन थीटा। यानी मेरी बात समझो, मैंने ये कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है पता है क्या, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, बाकी कुछ भी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको ना यहाँ थोड़ा सा काइनेमेटिक्स लगाना है यार, कुछ भी नहीं लगाना है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में या तो ऊपर हो सकता है या नीचे, मैंने नेगेटिव चार्ज लिया इसलिए ऊपर लिया है, पॉजिटिव लेते तो नीचे हो जाता। कुछ बेसिक सा आपको मैकेनिक्स लगानी है, बाकी कुछ भी नहीं लगाना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने बस एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया, जनरल रिलेशंस बता दिए हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप इसमें से, कुछ भी निकाल सकते हैं, जस्ट जनरल रिलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसको यूज़ करके कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये एक फंडामेंटल थिंग थी जो मुझे पढ़ानी थी आपको, तो मैंने इसलिए ये चीज़ आपको बता दी है ना। सो इसको अच्छे से नोट डाउन करें स्टार बना के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मुझे था ये वाला क्वेश्चन एक करवाना, पहले आपको ये वाला क्वेश्चन करवाना, अगर चाहो तो मैं पहले आंसर बता दूं, बट कई बार हमारे पास कॉपी में आंसर सही होते नहीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा आंसर बताने में थोड़ा डर लगता है। तो खैर चलो मैं ही जो है बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ कैसा है, ये इनिशियली द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, ये इनफाइनाइट वाला तो कर लोगे मेरे ख्याल से, ये याद है अपन ने रजिस्टर में किया था, एक को छोड़ दो, यहाँ तक का सी डैश मान लो, यहाँ तक का सी डैश मान लो, फिर ये सी डैश को एक फिर से रीड्रॉ कर लो, ऐसा रीड्रॉ कर लो, लास्ट की एक लिंक को छोड़ दो, बाकी सबको सी डैश मान लो। तो ये सी डैश आ गया, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये सी डैश और 4 पैरेलल में आ गया, तो सी डैश प्लस 4 और ये पूरा सीरीज में आ गया, तो ये 4 और ये 4 तो 2 हो जाएगा, यानी 2 के साथ ये वाला सीरीज में आ गया। तो अपन 2 के साथ ये सीरीज में आ गया, अगर देखें तो 2 इंटू 4 प्लस सी डैश अपॉन 2 प्लस 4 प्लस सी डैश, और ये पूरा सी डैश के बराबर। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो सी डैश इक्वल टू आ गया 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 सी डैश और अपॉन में आ गया 6 प्लस सी डैश। इसको इधर भेजोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 6 सी डैश प्लस सी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2 सी डैश। अब थोड़ा रीअरेंज कर लेना पड़ेगा हमें, तो सी डैश का स्क्वायर प्लस 6 सी डैश माइनस 2 सी डैश माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सी डैश का स्क्वायर प्लस 4 सी डैश यहाँ से माइनस 8 इक्वल टू 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सी डैश की वैल्यू जो मिलेगी आपको दैट विल बी 2√3 माइनस 2। निकाल के मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में क्या आंसर आपको ये मिलता है क्या। तो ये तो बेसिक था इसलिए मैंने ऐसे ही करा दिया, ये एक आपके लिए परफेक्टली होमवर्क है। अब इस लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, तब तक लिख लें क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको लिख लें फटाफट से। अब देखो क्या कहते हैं, इनिशियली द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू S1 S2 आफ्टर S1 S2 आर क्लोज्ड। ओके, S1 S2 में से कितना चार्ज गया आफ्टर दे आर क्लोज्ड।
तो वही है, पहले तो इनिशियल सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, तो पहले वाली कंडीशन की स्टेडी स्टेट बना दो। तो पहली वाली कंडीशन की स्टेडी स्टेट में क्या होगा, तो पहले वाली कंडीशन में ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे रजिस्टर लगा दो, पहली वाली कंडीशन की स्टेडी स्टेट बना देते हैं। चलो फिर ये एक आ गया, ये एक आ गया और ये एक आ गया। यहाँ से आप देखोगे, सो दिस इज़ 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है। अब जब पहली वाली स्टेडी स्टेट आ गई है तो ये पूरी ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा, ठीक है, पूरी ब्रांच से करंट नहीं जा रहा। इसके पास 6 माइक्रोफेरेड है, इसके पास 3 माइक्रोफेरेड है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। अब जो 100 वोल्ट का पोटेंशियल है वही 100 वोल्ट का पोटेंशियल इनके अक्रॉस डिवाइड होने वाला है। तो इनके अक्रॉस डिवाइड कैसे होने वाला है, तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल, तो V इक्वल टू, अब ये दोनों लगे हुए हैं आपके पास सीरीज़ में, तो इनके पास जो चार्ज जाने वाला है वो सेम जाने वाला है। तो Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू अगर CV हम देखते हैं तो यहाँ से चार्ज सेम है अगर, तो जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा Q/C, यानी कैपेसिटी के उल्टे रेशो में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो कैपेसिटी के उल्टे रेशो में कैसे डिवाइड होगा, या फिर एक काम भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग बाकी के क्वेश्चंस में कैलकुलेट कर रहे थे। तो आप जो है चाहें इसको निकालें अगर, तो इसके मेरे ख्याल से इसमें जो आपको पहली वाली स्टेडी स्टेट है उसमें जो आपको मिलता है वो आपको जो मिलता है टोटल, एक सेकेंड मैं बता दूं आपको, वो मिलता है शायद 200 माइक्रोकूलम मिलता है, बट लेट्स सी मिलता है क्या। वैसे है सिंपल सी चीज़, पहले वाली स्टेडी स्टेट में जो टोटल चार्ज इसमें से जा रहा है दैट इज़ 200 माइक्रोकूलम। अब मैं पहले बता दूं कैसे आ रहा है, तो सोचो सिंपल चीज़ है, यहाँ से जब हम इसको पूरा कनेक्टेड मान लें ऐसा, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आपको चाहिए तो पहले C इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि इसके अक्रॉस तो वो 100 वोल्ट पूरा पोटेंशियल आने ही वाला है, बट C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 6 और 3 दिख रहा है आपको, तो आप बड़े आसानी से इसका C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो इसका C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपको मिल जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो इसमें जो चार्ज आने वाला है Q, दैट इज Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब C इक्विवेलेंट इंटू V, तो C इक्विवेलेंट तो 2 है और इसके अक्रॉस 100 वोल्ट पूरा आने वाला है, मैंने पहले ही बताया है। तो जो टोटल चार्ज इसके अक्रॉस आ जाएगा वो आ जाएगा C इक्विवेलेंट, यहाँ शायद दिखेगा नहीं, मैं इसको मिटा ही देता हूँ पहले तो। चलो पहले तो हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से, थोड़ा समझेंगे, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो जो दोनों कैपेसिटर ऊपर लगे हैं उनके अक्रॉस टोटल 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में से स्टेडी स्टेट में कोई भी करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ही ये है कि ये जो करंट है नीचे वाली ब्रांच में ही चलेगा, तो ये वाली पूरी ब्रांच इसके साथ में पैरेलल पे है। इस रजिस्टर में से कोई करंट ही नहीं है तो इसमें कोई ड्रॉप ही नहीं है, यानी जो भी यहाँ ड्रॉप है वो यहाँ ड्रॉप है। यहाँ पे ड्रॉप कितना है, तो 100 का, इसलिए 100 भी इनके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से तो कोई करंट ही नहीं है तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप आने की का सवाल नहीं होता। क्योंकि पता है क्या, इस सर्किट में सबसे बेसिक एक दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि यहाँ भी तो कुछ ड्रॉप होगा ना। भाई रजिस्टर में ड्रॉप तब होता है जब करंट जाता है, जब वहाँ करंट ही नहीं जा रहा तो ड्रॉप कैसे होगा। इस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है क्योंकि ये स्टेडी स्टेट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो करंट जो है वो यहाँ से ऐसा जा रहा है, यानी जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि ऑलरेडी 100 है वही ऊपर वाले के अक्रॉस है, और वो भी सिर्फ 6 और 3 के कैपेसिटर के अक्रॉस है, रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। यानी इस पूरे कैपेसिटर के सिस्टम के अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो हम इसमें चार्ज जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास है 2 माइक्रोफेरेड इंटू V हो गए 100, यानी 100 इंटू 2 यानी 200 माइक्रोकूलम चार्ज हैं। और 200 दोनों के पास है, 200 इसके भी पास है, 200 इसके भी पास है। पर एक बात यह है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ V1 रहेगा और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V2 रहेगा, और दोनों का सम जो होगा वो डेफिनेटली 100 होगा। तो V जो हम निकाल सकते हैं वो हम Q/C1 V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V1 यानी Q/C1 यानी 200/C1, C1 यानी 6 यानी 100/3 वोल्ट, ठीक है, और V2 यानी फिर से Q/C2 यानी 200/3 यानी 200/3 ही। इसका सम कर लो, 100 प्लस 100/3 प्लस 200/3, 100 मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप्स भी, ठीक है, चार्जेस भी आ गए हमारे पास 200 माइक्रोकूलम। अब ये क्या कहते हैं, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू S1 एंड S2 आफ्टर दे आर क्लोज्ड,
अब उनको क्लोज करना पड़ेगा। पहले तो ये चार्जेस आ गए, पोटेंशियल ड्रॉप सब आ गए है ना। अब क्या करते हैं, इनको क्लोज करने के बाद फिर से सिचुएशन को समझने की कोशिश करना है। जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं ये, मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, अब देखना थोड़ा, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ इसको शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। जैसे ही ये चीज़ आई, जैसे ही ये कंडीशन आई, अब क्या होगा, अब मेन सोचने वाली बात है। तो अब होगा ये कि अब यहाँ से जैसे ही ये शॉर्ट हो गए, तो अब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही इसके अक्रॉस आएगा, वैसे ही जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही इसके अक्रॉस आएगा, और ये दोनों आपस में हमेशा, देखो जब सेकेंड टाइम स्टेडी स्टेट रीच होगी तब यहाँ से करंट जा रहा होगा, यहाँ से करंट जा रहा होगा, यहाँ से भी आई जा रहा होगा, यहाँ से भी आई जा रहा होगा, यहाँ से भी आई जा रहा होगा, यहाँ I/2 और फिर जुड़ के यहाँ आई जा रहा होगा। सोचना सर, जब सेकेंड टाइम स्विच को क्लोज करने के बाद स्टेडी स्टेट रीच होगी तब करंट ऐसा फिर इधर डिवाइड होके ऐसा जा रहा होगा। तो सर ये अब क्यों आ गया भाई, ब्रांच तो हो गई ना, ये भी एक यहाँ से जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, अब यहाँ से जाएगा I/2 और यहाँ से जाएगा I/2, फिर आके इधर I बन जाएगा। सिंपल चीज़ है। पर अब इसके अक्रॉस ये था अपने पास कितना, 6 माइक्रोफेरेड का, और ये था अपने पास 3 माइक्रोफेरेड का। अब ये 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस वही पोटेंशियल आएंगे जो इनके अक्रॉस होंगे। तो अब एक्चुअली पता है सर्किट कैसी बन जाएगी आफ्टर द सेकेंड स्टेडी स्टेट। ये एक ऐसे बन जाएगी, ये एक ऐसे बन जाएगी, ये एक ऐसे बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 100 वोल्ट का बैटरी। और अब देखो ज़रा, ये जो होगा ये दोनों का इक्वलेंट होगा, जबकि ये दोनों 20 दिए हुए हैं, ये वाला भी 20 है, ये वाला भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो ये आ गया यहाँ का 20, ये आ गया यहाँ का 20, यहाँ पे आ गया 20 का पैरेलल, यानी 10। रजिस्टर के केस में पैरेलल में आधा होगा। अब रजिस्टर है, कैपेसिटर मत लगा देना। अब सोचो ये 100 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि हमें यहाँ A, B, C इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालने हैं। हमें एक तो एक मिनट इसको भी मिटा दूं। हमें एक तो 6 माइक्रोफेरेड का चार्ज निकालना है और साथ में 3 माइक्रोफेरेड का चार्ज निकालना है। तो अगर हमें चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेरेड, तो Q इक्वल टू CV, यानी 6 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल अक्रॉस AB। देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है ये। और अगर चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड निकालना है मुझे, तो मुझे 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल अक्रॉस BC। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब AB निकालो, BC निकालो। कैसे निकालें सर? पहले तो करंट चाहिए होगा हमें, तो करंट निकाल दो। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/R, यानी 100/R, 20 40 और 10 50 से डिवाइड कर लो, बचेगा 2 एम्पियर। आ गया करंट 2 एम्पियर। सो व्हाट इज VAB नाउ लगाओ अब करंट इलेक्ट्रिसिटी IR, ओम्स लॉ। करंट तो आ ही जाएगा, यानी 2 × 20 दैट इज 40 वोल्ट। VBC इज अगेन 2 × 20 दैट इज 40 वोल्ट। और इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा देख लो, VC, इसको नाम D दे देता हूँ, VCD IR यानी 2 × 10 यानी कितना हो गया 20 वोल्ट। 20 उधर, 40 80 और 20 100 का हिसाब हो गया। नाउ चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेरेड आफ्टर सेकेंड स्टेडी स्टेट इज 6 × 40 इज 6 × 40, ठीक है ना, 6 × 40। अब 6 × 40 का मतलब कितना हो गया 240 माइक्रोकुलम। 6 4 = 24 240। चार्ज अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड 3 × 40 120 माइक्रोकुलम। देखना ज़रा, हाँ पहले ऑलरेडी जो चार्जेस थे इन दोनों के पास, वो चार्जेस जो थे ऑलरेडी कितने थे, तो 200 माइक्रोकुलम थे। 200 माइक्रोकुलम इसके भी पास था और 200 माइक्रोकुलम इसके भी पास था। सॉरी, इसको यहाँ नहीं लिखता मैं, क्योंकि तो शॉर्ट करने के बाद की बात है ना, यहाँ लिखता हूँ 200 माइक्रोकुलम इधर भी था प्लस में और इधर भी प्लस 200 था,
ठीक है। अब क्या हुआ, अब 240 हो गया। अच्छा एक और बात सोचो कि पहले इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो था 100/3, 100/3 इसके अक्रॉस, और ये जो इसके अक्रॉस था वो था 200/3। 100/3 का मतलब लगभग 33.33 के आसपास है ना, और अब वही पोटेंशियल हो गया 40। जो पहले 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस 33.33 था, अब वो आ गया है 40, यानी डेफिनेटली उस पर चार्ज बढ़ेंगे। पर जो पहले वाला 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस था 66.66, अब वो हो गया 40, तो डेफिनेटली 3 माइक्रोफेरेड के पास पहले 200 माइक्रोकूलम चार्ज थे, अब वो 120 हो गए, और 6 माइक्रोफेरेड के पास पहले ऑलरेडी 200 माइक्रोकूलम चार्ज थे जो 240 हो गए, क्योंकि जब हमने शॉर्ट किया तो जो पोटेंशियल ड्रॉप 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस है वो बढ़ा और 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस घटा। तो अब क्या हुआ होगा, एक्चुअल परिस्थिति क्या हुई होगी, भागे कैसे होंगे चार्ज, जबकि पहले से यहाँ थे +200, और पहले से जब यहाँ +200 थे तो ये +200 से अब हुए 240, इसका मतलब यहाँ से आए होंगे +40, और जब ये +40 यहाँ से आए होंगे तो यहाँ से भी निकल के भागे होंगे +40, पर इधर से कितने गए होंगे वो भी सोचने वाली बात है। तो इसमें तो पहले से ही यहाँ देखो +40 आने वाले हैं, यहाँ +40 हो के 200 में ऐड हो के +240, तो +40 इधर से निकल के भागेंगे तो -240, पर इधर ऑलरेडी +200 थे, इधर ऑलरेडी +200 थे, जिसमें से निकल के भागना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। कितने को जाना पड़ेगा, 80 को जाना पड़ेगा, +80। क्यों सर 80 कैसे, अरे पहले से 200 थे अब होने 120, पहले से 200 थे अब होने 120, तो 80 निकालोगे, यानी यहाँ से माइनस करोगे 80, तब बचेंगे +120। तो इधर से भागे +80, इधर से भागे +80, इसका मतलब इधर से आए होंगे +80। सोचो जब इधर से +40 जा रहे थे तो उधर से +40 निकलते थे, इसका मतलब इधर से अगर +80 वापस भाग रहे हैं तो इधर से +80 आएंगे, तो इधर के -200 में +80 ऐड होंगे तो -120 बनाएंगे, -200 में +80 आएंगे तो -120 बनाएंगे। अरे कॉमन सेंस है, यानी ये ऐसा निकला, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इधर से ऊपर की तरफ भागे होंगे +80 चार्ज, इस स्विच में से, ये वाली जो स्विच नंबर 2 है इसमें से ऊपर की तरफ भागे 80 माइक्रोकूलम चार्ज ऊपर की तरफ भागे, और इधर से टोटल इस स्विच में से इधर से आए 40, इधर से आए 80, यानी इधर से भागे 120 माइक्रोकूलम चार्ज। अब ये 120 जो भागे तो ये 120 भागे इस तरीके से, तो यानी इस स्विच में से नीचे की तरफ भागे 120 और इस स्विच में से ऊपर की तरफ भागे 80। ये आपको आंसर लिखना है। इस वाली स्विच को नाम S1 दे दो, इसको नाम दे दो S2। तो S1 में से डाउनवर्ड गए, शायद नाम भी दिया है A से B तक, फ्रॉम स्विच S1 चार्ज +120 माइक्रोकूलम आर मूविंग फ्रॉम A to B, A से B की तरफ, एंड फ्रॉम S2, फ्रॉम स्विच S2 +80 माइक्रोकूलम, कहाँ गए वो, ऊपर गए ना, आर मूव्ड फ्रॉम D to C। Again I am telling you, it is very important question, and I'll tell you one thing कि ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। आई थिंक पूरे पार्ट कर दिए कि नहीं मैंने, हाँ कर दिए ना, ठीक है। सो इतने क्वेश्चंस कर लो, इसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना विश्वास रखो कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आप अच्छे रिनाउंड कोई भी बुक उठा के चेक कर लो, आपको वो बुक बन जाएगी, या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करो, वो आपसे हो जाएगा। आई कैन अश्योर यू, आप कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट या साउथ के किसी भी इंस्टीट्यूट का अच्छा मटेरियल उठाओ, सॉल्व करो, आपसे ये बन जाएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे। पर हाँ, कभी कभी आप मेरे लेक्चर्स में से कुछ बातें अगर भूल जाओगे
और आप वहाँ लगा नहीं पाओगे, तो वापस सिर्फ इतना ध्यान रखना कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक का वीडियो जाके देख लो, डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकोगे। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही है ना, और नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम, है ना। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। एंड इसके बाद क्या है, बस गुड बाय, विल स्टॉप हियर, गुड बाय।